जैसा कि मैंने वादा किया था, आज मैं आपके लिए ठाक नरभक्षी की कहानी का अगला भाग लेकर आया हूँ। यह वही बाघिन थी जिसने 1938 में पूरे गांव को वीरान कर दिया था। इंसानों से उसका डर कब का मिट चुका था। वह गांव के बीच से आदमी को उठा ले जाती, घर के दरवाजे पर खड़ी औरत को मार डालती और खेतों से बच्चों को घसीट ले जाती। लगातार हमलों से दहशत इतनी बढ़ गई कि ठाक गांव का कोई भी इंसान वहां रहने की हिम्मत न कर पाया। तभी इस बाघिन का सामना करने के लिए सामने आए जिम कॉर्बेट। इस रोमांचक और खतरनाक सफर की शुरुआत होती है चूका गांव से, जहां से कॉर्बेट ने इस खूंखार बाघिन का पीछा किया। आइए अब बढ़ते हैं कहानी के अगला अध्याय की ओर। मैंने 7 नवंबर को सेम छोड़ा और 12 नवंबर को बाघिन ने ठाक गांव में एक आदमी को मार डाला। इस घटना की खबर मुझे हल्द्वानी के वन प्रभाग अधिकारी के माध्यम से मिली, जब हम पहाड़ों की तलहटी में अपने शीतकालीन घर में आ गए थे। तेज यात्राएं करके मैं 24 तारीख की सुबह सूर्योदय के कुछ ही समय बाद चूका पहुंचा। मेरा इरादा चूका में नाश्ता करके ठाक जाने और वहीं डेरा जमाने का था, लेकिन ठाक का मुखिया, जिसे मैंने चूका में पाया, ने बताया कि 12 तारीख की घटना के बाद गांव का हर आदमी, औरत और बच्चा ठाक छोड़ चुका है। उसने यह भी कहा कि अगर मैं ठाक में डेरा डालता हूं तो शायद अपनी जान तो बचा लूं, लेकिन अपने साथियों की सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा। ये बात वाजिब लगी और जब तक मेरे आदमी पहुंचते, मुखिया ने मेरी मदद करके चूका में शिविर के लिए ऐसी जगह चुनवाई जहां मेरे आदमी सुरक्षित रह सके और मुझे भी कुछ निजता मिल सके। वन प्रभाग अधिकारी का तार मिलने पर मैंने टनकपुर के तहसीलदार को 3 युवा भैंसे चूका भेजने का अनुरोध किया था। यह अनुरोध तुरंत मान लिया गया और तीनों जानवर पिछली शाम ही आ गए। नाश्ते के बाद मैं उनमें से एक भैंसा लेकर ठाक की ओर निकला, ताकि उसे उसी जगह बांध सकूं जहां 12 तारीख को आदमी मारा गया था। मुखिया ने मुझे उस दिन की घटनाओं का बेहद सजीव वर्णन किया। उसने बताया कि दोपहर के समय वह अपनी 10 साल की पोती के साथ अदरक की गांठें खोदने अपने घर से लगभग 60 गज दूर खेत में गया था। यह खेत आधे एकड़ का था, 3 ओर जंगल से घिरा हुआ और ढलानदार पहाड़ी पर बसा था, जिसे उसके घर से साफ देखा जा सकता था। कुछ देर काम करने के बाद उसकी पत्नी, जो घर के आंगन में धान कूट रही थी, घबराई आवाज में चिल्लाई और पूछा कि क्या वह बहरा हो गया है जो जंगल से आती तीतरों और पक्षियों की बेचैन चीखें नहीं सुन रहा। मुखिया ने तुरंत सूझबूझ दिखाई, अपना औजार छोड़कर पोती का हाथ पकड़ा और दोनों भागते हुए घर पहुंचे। पत्नी लगातार कह रही थी कि अब वह झाड़ियों में एक लाल रंग का जानवर देख सकती है। आधे घंटे बाद उसी बाघिन ने मुखिया के घर से 300 गज दूर पेड़ की डालियां काट रहे एक आदमी को मार डाला। मुखिया के बताए वर्णन से मुझे उस पेड़ को ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वह एक छोटा टेढ़ा मेढ़ा पेड़ था जो 2 खेतों की मेड़ों के बीच लगभग 3 फुट ऊंचे टीले पर उगा हुआ था। उसे हर साल पशुओं के चारे के लिए काटा जाता रहा था। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, वह पेड़ के तने पर खड़ा होकर एक डाल पकड़ रहा था और दूसरी काट रहा था। तभी बाघिन पीछे से दबे पांव आई, उसका सहारा डाल से छुड़ाकर उसे नीचे गिरा दिया और मारने के बाद घसीटते हुए खेतों के किनारे घने झाड़ियों में ले गई। ठाक गांव, जो कभी चंद राजाओं, जिन्होंने गोरखा आक्रमण से पहले कई शताब्दियों तक कुमाऊं पर शासन किया, की ओर से पुनः गिरी मंदिरों की सेवा के बदले
गांव के वर्तमान मालिकों के पूर्वजों को भेंट किया गया था, अब तक कर मुक्त रहा है। चंद राजाओं का यह वादा कि थाक और 2 अन्य गांवों की जमीन सदा कर मुक्त रहेगी, ब्रिटिश सरकार ने भी 100 वर्षों तक निभाया। घास फूस की झोपड़ियों से शुरू हुआ यह गांव समय के साथ समृद्ध बस्ती बन गया था, जहां अब पत्थर और स्लेट की छतों वाले पक्के मकान खड़े थे। जमीन की उर्वरता और मंदिरों की आमदनी ने इसे संपन्न बना दिया था। सैकड़ों वर्षों के उतार चढ़ाव के बावजूद थाक कभी भी ऐसे वीरान नहीं हुआ था जैसा अब था। जहां पहले मैंने इसे कामकाज से गूंजता हुआ देखा था, वहीं इस दोपहर जब मैं अपने साथ युवा भैंसा लेकर पहुंचा तो सन्नाटा पसरा हुआ था। 100 से अधिक निवासियों में से कोई भी वहां नहीं था। सब अपने मवेशियों को साथ लेकर भाग चुके थे। पूरे गांव में मुझे केवल एक बिल्ली मिली, जिसने बड़े अपनत्व से मेरा स्वागत किया। गांव इतनी जल्दबाजी में खाली किया गया था कि कई घरों के दरवाजे खुले ही छूट गए थे। गांव की पगडंडियों पर, आंगनों में और हर दरवाजे के सामने धूल में बाघिन के पग चिन्ह साफ दिख रहे थे। खुले दरवाजे खतरे का संकेत दे रहे थे, क्योंकि गांव की पगडंडी उन घरों के बिल्कुल पास से गुजरती थी और किसी भी घर के भीतर बाघिन छिपी हो सकती थी। गांव से लगभग 30 गज ऊपर पहाड़ी पर कई पशुशालाएं बनी हुई थीं। इन शालाओं के आसपास मैंने जितने कालीज, तीतर, लाल जंगली मुर्गे और सफेद सिर वाले बुलबुल देखे, उतने पहले कभी नहीं देखे थे। जिस सहजता से ये पक्षी मेरे बीच चलने देने लगे, उससे यह साफ प्रतीत होता था कि थाक के लोगों में जीव हत्या के प्रति धार्मिक निषेध है। पशुशालाओं के ऊपर की सीढ़ी नुमा खेतों से गांव का पूरा नजारा साफ दिखाई देता था। मुखिया द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर मुझे वह पेड़ पहचानने में कठिनाई नहीं हुई जहां बाघिन ने अपना आखिरी शिकार किया था। पेड़ के नीचे की नरम मिट्टी में संघर्ष के निशान और सूखे खून के धब्बे अभी भी मौजूद थे। यहीं से बाघिन शिकार को 100 गज दूर हल जोते हुए खेत के पार घनी बाड़ लांघकर झाड़ियों में घसीट ले गई थी। गांव से आने जाने वाले पैरों के निशान ये बता रहे थे कि गांव का पूरा समुदाय उस जगह तक पहुंचा था जहां हत्या हुई थी। लेकिन पेड़ से लेकर झाड़ियों तक केवल एक ही रास्ता था, वही जो बाघिन ने अपने शिकार को ले जाते समय बनाया था। किसी ने भी उसके पीछे जाकर शव पाने का प्रयास नहीं किया। मैंने थोड़ी मिट्टी हटाकर पेड़ की एक जड़ को उजागर किया और उसी से अपने भैंसे को बांध दिया। पास के एक भूसे के ढेर से भरपूर पुआल लाकर मैंने उसे बिछा दिया। इस समय तक गांव, जो पहाड़ी के उत्तरी ढलान पर बसा था, परछाइयों में डूब चुका था। अगर मुझे अंधेरा होने से पहले शिविर लौटना था, तो अब निकलने का समय हो गया था। गांव के खुले दरवाजों के खतरे से बचने के लिए मैंने गांव को किनारे से घेरते हुए नीचे के रास्ते से जाने का निश्चय किया। यह पगडंडी गांव से निकलते ही एक विशाल आम के पेड़ के नीचे से गुजरती थी, जिसकी जड़ों से एक ठंडी निर्मल धार निकल रही थी। यह धारा पहले चट्टान पर बने नाले से बहती और फिर पत्थरों के बने एक ताल में गिरकर चारों ओर की जमीन को गीला और कीचड़ युक्त कर देती थी। आते समय मैंने इसी झरने का पानी पिया था और कीचड़ में अपने पैरों के निशान छोड़ दिए थे। अब जब मैं दोबारा पानी पीने पहुंचा तो देखा कि मेरे पैरों के ऊपर बाघिन के पग चिन्ह बने हुए हैं। अपनी प्यास बुझाने के बाद वह रास्ता छोड़कर झाड़ियों से होकर खड़ी चढ़ाई चढ़ गई थी और गांव के किसी घर की ओट में छिपकर शायद मुझे देख रही थी।
जब मैं भैंसा बांध रहा था, वह शायद यही उम्मीद कर रही थी कि मैं उसी रास्ते लौटूंगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि मैंने खुले दरवाजों से गुजरने का जोखिम नहीं उठाया और लंबा रास्ता चुन लिया। चूका से ऊपर आते समय मैंने हर संभव सावधानी बरती थी ताकि बाघिन के अचानक हमले से बचा जा सके। और सचमुच यह सतर्कता व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि अब उसके पगचिह्नों से मुझे पता चला कि वह मेरे शिविर से लेकर पूरे रास्ते तक मेरा पीछा करती रही थी। अगली सुबह जब मैं थाक लौटा तो पाया कि वह मुझे गांव के नीचे वाले रास्ते से लेकर चूका की खेती वाली जमीन तक लगातार ट्रैक करती रही थी। उस रात जो रोशनी मैं साथ लाया था उसमें पढ़ना संभव नहीं था, इसलिए रात के खाने के बाद मैं अलाव के पास बैठ गया, जिसकी गर्माहट जितनी सुखद थी उतनी ही सुरक्षा का एहसास भी देती थी। वहीं बैठकर मैंने पूरी स्थिति पर गहन विचार किया और सोचा कि किस तरह इस बाघिन को मात दी जा सकती है। घर से निकलते समय 22 तारीख को मैंने वादा किया था कि 10 दिन के भीतर लौट आऊंगा और यह मेरा अंतिम नरभक्षी का शिकार होगा। वर्षों की कठिन परिस्थितियां, लगातार तनाव और लंबे समय तक घर से दूर रहना, जैसा कि चौगढ़ की बाघिन और रुद्रप्रयाग के चीते के मामले में कई महीनों तक हुआ था, अब मेरे स्वास्थ्य पर भी असर डालने लगा था और घर वालों की चिंता भी बढ़ गई थी। इसलिए निश्चय था कि अगर 30 नवंबर तक यह नरभक्षी मारा नहीं गया तो इस कार्य के लिए किसी और को आगे आना होगा। उस समय 24 नवंबर की रात थी, यानी मेरे पास अब भी 6 दिन शेष थे। उस शाम बाघिन के व्यवहार से यही प्रतीत हो रहा था कि वह जल्द ही किसी और मनुष्य का शिकार करने की फिराक में है। इसका अर्थ यह था कि निर्धारित समय में उसका सामना करना कठिन नहीं होना चाहिए। इस कार्य को पूरा करने के कई उपाय थे और मैं एक एक करके सभी आजमाने का निश्चय कर चुका था। पहाड़ों में बाघ को मारने का सबसे कारगर तरीका यह है कि उसके शिकार पर किसी पेड़ से बैठकर इंतजार किया जाए। यदि उस रात थाक में बांधे गए भैंसे पर बाघिन ने हमला नहीं किया तो अगली रात और उसके बाद की हर रात मैं अपने अन्य 2 भैंसों को उन स्थानों पर बांधूंगा जिन्हें पहले ही चुन लिया गया था। यदि उसे मनुष्य का शिकार न मिला तो संभव है कि वह मेरे किसी भैंसे पर ही हमला कर दे, जैसा कि अप्रैल में सेम गांव में एबॉर्ट्सनों के साथ मेरे कैंप के समय वह कर चुकी थी। आखिर में मैंने अलाव में ऐसी लकड़ियां डाल दी जो पूरी रात जलती रहें और फिर काकर, भौंकने वाले हिरण की चेतावनी भरी आवाज सुनते हुए, जो मेरे तंबू के पीछे झाड़ियों में लगातार गूंज रही थी, मैं नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह जब नाश्ता तैयार हो रहा था, मैंने अपनी राइफल उठाई और नदी के दाहिने किनारे पर चूका और सेम के बीच फैली रेतीली जमीन पर पगचिह्नों की तलाश में निकल पड़ा। खेती की जमीन के बाद पगडंडी थोड़ी दूर तक झाड़ीदार जंगल से होकर गुजरती है। यहीं मुझे एक बड़े नर चीते के पैरों के निशान मिले, संभवतः वही जानवर जिसने पिछली रात काकर, भौंकने वाले हिरण को सतर्क किया था। पिछले हफ्ते के दौरान एक छोटे नर बाघ ने कई बार लाध्या नदी को पार किया था, जबकि नरभक्षी बाघिन ने उस अवधि में केवल एक ही बार नदी पार की थी, सेम की ओर से आती हुई। मेरे पहुंचने से ठीक पहले एक बड़ा भालू भी उसी रेतीले रास्ते से गुजरा था और जब मैं शिविर लौटा तो लकड़ी ठेकेदारों ने शिकायत की कि काम बांटते समय उनका सामना एक भालू से हो गया था, जिसने बहुत ही खतरनाक अंदाज अपनाया, जिसके चलते मजदूरों ने उस क्षेत्र में काम करने से साफ इनकार कर दिया।
अब तक चूका और कुमाया चक में हजारों मजदूर ठेकेदारों के अनुसार लगभग 5,000 इकट्ठे हो चुके थे। उनका काम था जंगल से विशाल पेड़ों को काटना, उन्हें चीरना और लकड़ी को नई बन रही मोटर रोड तक पहुंचाना। और इस पूरी मेहनत के दौरान वे अपनी हिम्मत बनाए रखने के लिए लगातार ऊंची आवाज में चिल्लाते रहते थे। घाटी में गूंजने वाली कुल्हाड़ियों और आरी की आवाजें, ढलानों पर धराशायी होते विशाल पेड़ों का शोर, बड़े बड़े पत्थरों पर हथौड़ों की चोट, और इन सब के बीच हजारों गलों से उठती चिल्लाहट, इसकी गूंज को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। स्वाभाविक था कि इतने बड़े और घबराए हुए समुदाय में अक्सर झूठे खौफ और अफवाहें फैल जाती। अगले कुछ दिनों तक मुझे कई मील का इलाका छानना पड़ा और नरभक्षी द्वारा हमले या हत्या की झूठी खबरों की जांच में काफी कीमती समय बर्बाद करना पड़ा। बाघिन का खौफ सिर्फ लाध्या घाटी तक सीमित नहीं था। वह तो सरदा नदी की घाटी में कालधुंगा से लेकर गॉर्ज तक फैला हुआ था। यह लगभग 50 वर्ग मील का इलाका था, जहां अतिरिक्त 10,000 मजदूर काम कर रहे थे। सोचने की बात है कि एक अकेला जानवर, इस बाघिन ने, इतने विशाल मजदूर समुदाय, आसपास के गांवों के निवासियों और उन सैकड़ों लोगों को दहशत में डाल रखा था जो मजदूरों के लिए राशन लाते थे या संतरे सिर्फ 12 आने में 100, अखरोट और मिर्च जैसी उपज तानकपुर की मंडी तक पहुंचाते थे। यह सब सुनने में अविश्वसनीय लगता अगर सावो के ऐतिहासिक नरभक्षियों का मामला दर्ज न होता, जहां केवल 2 शेरों ने, और वह भी सिर्फ रात के अंधेरे में, महीनों तक युगांडा रेलवे का काम ठप कर दिया था। कहानी पर लौटते हैं। 25 तारीख की सुबह नाश्ता करने के बाद मैंने दूसरा भैंसा लिया और ठाक की ओर निकल पड़ा। चूका से आगे खेती की जमीन छोड़कर पगडंडी आधा मील तक पहाड़ी की तलहटी से होकर जाती है, जहां से वह 2 हिस्सों में बंटती है। एक रास्ता सीधे पहाड़ी पर चढ़कर ठाक पहुंचता है और दूसरा कुमाया चक होते हुए कोट किंदरी की ओर जाता है। यहीं मुझे बाघिन के ताजा पग चिन्ह मिले जो ठाक की दिशा में जाते थे। इससे यह साफ हो गया कि पिछली शाम वह मेरे पीछे पीछे पहाड़ी से उतरी थी और भैंसे को नहीं मारा था। यह निराशाजनक तो था, पर असामान्य नहीं, क्योंकि बाघ तभी मारते हैं जब वे भूखे हों। दूसरे भैंसे को मैंने आम के पेड़ के नीचे बांधा, जहां घास की भरपूर उपलब्धि थी। वहीं पहला भैंसा भी पिछली बेचैन रात के बावजूद आराम से सो रहा था। पग चिन्हों से पता चला कि बाघिन गांव की दिशा से आई थी। भैंसे तक कुछ ही फीट पहुंची और फिर लौट गई। भैंसे को कुछ देर चराने के बाद मैंने उसे उसी जगह पर फिर बांध दिया और दूसरे भैंसे को 50 गज दूर उस स्थान पर रखा जहां रोती हुई औरत और गांव वाले मिले थे जब हम मानव हत्या की जांच के लिए आए थे। यहाँ एक छोटी सी खाई थी, जिसके एक ओर सूखा ठूंठ और दूसरी ओर बादाम का पेड़ था। मैंने भैंसे को ठूंठ से बांधा और पर्याप्त चारा रख दिया। इसके बाद तीसरे भैंसे को लेकर मैं लाध्या नदी पार करके सेम पहुंचा और उसे उस जगह बांधा जहां अप्रैल में बाघिन ने हमारे एक भैंसे को मारा था। तहसीलदार ने मेरी मांग पर 3 मोटे ताजे युवा भैंसे उपलब्ध कराए थे। तीनों अब उन जगहों पर बंधे थे जहां बाघिन अक्सर आती थी। मुझे पूरा विश्वास था कि उनमें से एक को वह अवश्य मार डालेगी और मुझे शिकार का अवसर मिलेगा। लेकिन 26 की सुबह जब मैंने तीनों की जांच की
तो पाया कि बाघिन ने किसी को भी नहीं छुआ। हाँ, ठाक जाने वाले रास्ते पर उसके दोहरी पग चिन्ह जरूर मिले, एक आते हुए और एक जाते हुए, और इन दोनों ही बार वह भैंसों के पास से गुजरी थी, मगर उन्हें छेड़ा तक नहीं। ठाक के ग्रामीणों का एक दल मुझसे मिला और राशन इकट्ठा करने में सुरक्षा देने का आग्रह किया। मैं उनके साथ गांव गया और जब तक वे जल्दी जल्दी अपना सामान जुटाते रहे, मैं पहरा देता रहा। बाद में भैंसों को पानी पत्ती देने के बाद दोबारा बांध दिया। अब यह साफ हो गया था कि बाघिन को मेरे मोटे ताजे भैंसों में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन चूंकि 3 दिनों में मैंने उसके पग चिन्ह 5 बार ठाक वाले रास्ते पर देखे थे, मैंने तय किया कि अब वहीं घात लगाकर बैठना होगा। उसकी आमद की आहट पाने के लिए मैंने रास्ते पर एक बकरी को घंटी बांध दिया और शाम 4 बजे पेड़ पर बने मचान पर चढ़ गया। अपने आदमियों को सुबह 8 बजे लौटने का आदेश देकर मैंने अपनी चौकसी शुरू कर दी। सूर्यास्त के समय ठंडी हवा चलने लगी और जब मैं अपने कंधों पर कोट डालने की कोशिश कर रहा था, तभी मचान की एक तरफ की रस्सियां खिसक गईं, जिससे बैठना बहुत असुविधाजनक हो गया। लगभग 1 घंटे बाद आंधी आई और थोड़ी देर की बारिश ने मुझे पूरी तरह भिगो दिया, जिससे असहजता और बढ़ गई। पेड़ पर बिताए 16 घंटों में न तो मैंने कुछ देखा और न ही सुना। सुबह 8 बजे मेरे आदमी आ गए और मैं गर्म पानी से स्नान व अच्छे भोजन के लिए कैंप लौट आया। इसके बाद 6 आदमियों के साथ फिर थाक की ओर निकल पड़ा। रात की बारिश ने पुराने पैरों के निशान मिटा दिए थे और उस पेड़ से 200 गज ऊपर, जहां पिछली रात मैं बैठा था, बाघिन के ताजा पगमार्क मिले। वह जंगल से निकलकर पगडंडी पर थाक की दिशा में गई थी। बहुत सावधानी से मैं पहले भैंसे की ओर बढ़ा, पर वह पगडंडी पर ही आराम से सो रहा था। बाघिन उसके चारों ओर घूमकर पगडंडी पर आगे निकल गई थी। उसके पैरों के निशान का पीछा करते हुए मैं दूसरे भैंसे तक पहुंचा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, 2 नीली हिमालयन मैगपाई जमीन से उड़ती हुई शोर मचाते हुए नीचे घाटी की ओर चली गईं। इन पक्षियों की मौजूदगी से साफ हो गया कि भैंसा मर चुका है। उसे खाया गया है, पर घसीट कर ले जाया नहीं गए और बाघिन आसपास नहीं है। जब मैं उस ठूंठ तक पहुंचा जहां भैंसा बांधा गया था, तो देखा कि उसे पगडंडी से खींचकर थोड़ा हटाया गया है और आंशिक रूप से खाया गया है। जांच करने पर स्पष्ट हुआ कि उसे बाघिन ने नहीं मारा था, बल्कि संभवतः सांप के काटने से मरा था, क्योंकि आसपास के जंगलों में कई हमदर्याद रहते थे। बाघिन ने रास्ते में मृत भैंसे को पाकर उससे भोजन किया और फिर रस्सी न तोड़ पाने पर उसे सूखी पत्तियों व टहनियों से ढककर अपनी राह थाक की ओर बढ़ गई। सामान्यतः बाघ मुर्दाखोर नहीं होते, लेकिन कई बार वे ऐसे जानवरों को भी खा लेते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं नहीं मारा हो। उदाहरण के लिए, एक बार मैंने तेंदुए का शव आग के रास्ते पर छोड़ दिया था। अगले दिन जब भूलवश छूटी हुई अपनी छुरी लेने लौटा, तो पाया कि एक बाघ शव को 100 गज दूर खींच ले गया था और उसका 2/3 भाग खा चुका था। चुका से ऊपर आते समय मैंने पिछली रात का मचान उतार लिया था। मेरे 2 आदमी बादाम के पेड़ पर मेरे लिए बैठने की जगह बनाने लगे, जबकि बाकी 4 पानी लाने और चाय बनाने के लिए सोते पर गए। शाम 4 बजे मैंने बिस्कुट और चाय का हल्का नाश्ता किया, जो मुझे अगले दिन तक संभालना था। मैंने अपने आदमियों को थाक के घरों में रात बिताने की अनुमति देने से मना किया और उन्हें कैंप लौटा दिया। यह निर्णय कुछ जोखिम भरा था, लेकिन उनसे थाक में रात गुजारने का खतरा कहीं ज्यादा था।
मेरी सीट केवल कुछ रस्सियों पर बनी थी, जो पेड़ की दो शाखाओं के बीच बांधी गई थीं। पैरों के लिए नीचे दो रस्सियां थीं। आराम से बैठने के बाद मैंने शाखाओं को अपने चारों ओर खींचकर पतली रस्सी से बांध लिया और देखने वाली गोली चलाने के लिए एक छोटा सा छेद छोड़ दिया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मेरा यह छुपाव परखा गया। आदमियों के लौटते ही पहले वाली दो मैगपाई वापस आईं और उनके साथ 7 और आ मिली। वे सब सांझ तक उस शव पर चोंच मारती रहीं। उनकी मौजूदगी ने मुझे थोड़ा सोने का अवसर दिया, क्योंकि उनकी हलचल मुझे बाघिन के आने से पहले चेतावनी दे देती। जब वे उड़ गईं, तभी मेरी सारी रात की चौकसी शुरू हुई। अब भी रोशनी इतनी थी कि गोली चलाई जा सकती थी। तभी पूर्णिमा से एक दिन पहले का चांद नेपाल की पहाड़ियों के पीछे से निकला और पूरे ढलान को उजाले से नहा दिया। पिछली रात की बारिश ने वातावरण को धूल और धुएं से साफ कर दिया था। चांद निकलने के कुछ ही मिनटों में रोशनी इतनी बढ़ गई कि मैं 150 गज दूर गेहूं के खेत में एक सांभर और उसके बच्चे को चरते हुए साफ देख सकता था। मरा हुआ भैंसा बिल्कुल सामने 20 गज की दूरी पर पड़ा था, और जिस रास्ते से मैं बाघिन के आने की उम्मीद कर रहा था, वह 2-3 गज और पास से होकर गुजरता था। इस दूरी पर अगर बाघिन आती तो उस पर चूकना असंभव था, और उसके आने की पूरी संभावना थी। चांद को निकले 2 घंटे हो चुके थे। इस बीच वह सांभर अपने बच्चे के साथ मेरे पेड़ से केवल 50 गज की दूरी पर आ गया था कि तभी गांव के ऊपर वाली पहाड़ी पर एक काकर ने लगातार भौंकना शुरू कर दिया। वह कई मिनटों तक भौंकता रहा। तभी अचानक गांव की दिशा से एक डरावनी चीख सुनाई दी। ये आवाज कुछ ऐसी थी, अर आर आर, जो धीरे धीरे लंबे स्वर में मध्यम पड़ती चली गई। चीख इतनी अचानक और अप्रत्याशित थी कि मैं अनायास खड़ा हो गया और पेड़ से कूदकर गांव की ओर दौड़ने का विचार कर लिया। मेरे मन में बिजली सी यह सोच कौंधी कि नरभक्षी ने शायद मेरे ही किसी आदमी को दबोच लिया है। लेकिन अगले ही पल मुझे याद आया कि मैंने अपने आदमियों को एक एक करके गिना था जब वे मेरे पेड़ के पास से लौट रहे थे, और यह भी देखा था कि वे आपस में सटकर ही कैंप की ओर बढ़े थे। वह चीख किसी इंसान की मृत्यु पीड़ा से निकली हुई निराशाजनक पुकार थी, पर यह सोचने की बात थी कि ऐसे सुनसान गांव से ऐसी आवाज कैसे आ सकती है। यह मेरी कल्पना मात्र नहीं थी, क्योंकि उस चीख को काकर ने भी सुना था और तुरंत भौंकना बंद कर दिया था। वहीं सांभर अपने बच्चे के साथ खेत पार करते हुए भाग खड़ा हुआ। 2 दिन पहले जब मैं अपने आदमियों को गांव तक छोड़ने गया था, तब मैंने देखा था कि उन्होंने अपने सामान को बिना ताले और बिना कुंडी के ही घरों में छोड़ रखा था। इस पर गांव के मुखिया ने कहा था, हम लोग पुनाहगिरी के पुजारी हैं। चाहे गांव वर्षों तक खाली पड़ा रहे, हमारा सामान कोई नहीं चुराएगा, और जब तक ये बाघिन जिंदा है, हमारी रखवाली 100 आदमियों से भी बेहतर हो रही है, क्योंकि इस इलाके का कोई भी व्यक्ति आपकी संगति के बिना घने जंगलों को पार कर गांव तक आने की हिम्मत नहीं कर सकता। चीख दोबारा नहीं सुनाई दी, और जब मुझे समझ आया कि इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं फिर अपनी रस्सी वाली सीट पर बैठ गया। रात के 10 बजे खेतों के निचले छोर पर नई गेहूं की फसल पर चल रहे एक काकर ने अचानक भौंकते हुए छलांग लगाई, और ठीक 1 मिनट बाद बाघिन की आवाज 2 बार सुनाई दी। अब वह गांव से निकल चुकी थी और शिकार की तलाश में चल पड़ी थी। भले ही उसे भैंसे पर दोबारा भोजन करने का मन न हो,
फिर भी उम्मीद थी कि वह उसी रास्ते से आएगी जिस पर वह पिछले कई दिनों से रोजाना 2 बार आती जाती थी। ट्रिगर पर उंगली और आंखें उस पगडंडी पर गड़ाए मैं घंटे दर घंटे बैठा रहा। चांदनी ढलकर सूरज की रोशनी फैल चुकी थी और सूरज निकलने के 1 घंटे बाद मेरे आदमी लौट आए। वे सोच समझकर अपने साथ सूखी लकड़ियों का गट्ठर भी लाए थे और थोड़े ही समय में मैं गर्मा गर्म चाय का प्याला पी रहा था। संभव था कि बाघिन आसपास की झाड़ियों में ही कहीं छिपी हो या फिर वह मीलों दूर जा चुकी हो, क्योंकि रात 10 बजे की आवाज के बाद जंगल बिल्कुल खामोश हो गया था। जब मैं कैंप लौटा तो देखा कि मेरे तंबू के पास कई आदमी बैठे थे। कुछ लोग ये पूछने आए थे कि पिछली रात मुझे क्या सफलता मिली और कुछ ये बताने कि आधी रात से लेकर सुबह तक बाघिन पहाड़ी की तलहटी में बार बार दहाड़ती रही। इसके डर से जंगल और नई सड़क पर काम कर रहे मजदूर अपना काम छोड़कर बैठे थे। मेरे आदमी पहले ही मुझे बता चुके थे कि चूका के चारों ओर डेरा डाले हजारों मजदूर पूरी रात बड़े बड़े अलाव जलाकर जागते रहे थे ताकि बाघिन के डर से खुद को सुरक्षित रख सकें। मेरे तंबू के पास इकट्ठा हुए लोगों में ठाक गांव का मुखिया भी था। जब बाकी लोग चले गए तो मैंने उससे उस घटना के बारे में विस्तार से पूछा जो 12 तारीख को ठाक में हुई थी, जब वह खुद बड़ी मुश्किल से नरभक्षी का शिकार होने से बचा था। मुखिया ने एक बार फिर विस्तार से बताया कि वह अपने खेत में अदरक खोदने गया था और अपने पोते को भी साथ ले गया था। तभी उसकी पत्नी ने घर से आवाज दी। वह तुरंत बच्चे का हाथ पकड़कर घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचने पर पत्नी ने उसे टोका कि जरा भी ध्यान नहीं देता, जिससे अपनी और बच्चे की जान खतरे में डाल देता है। कुछ ही देर बाद उसके घर के ऊपर वाले खेत में पत्ते काटते समय एक आदमी को बाघिन ने मार डाला। यह हिस्सा मैं पहले भी सुन चुका था। इस बार मैंने उससे पूछा कि क्या उसने अपनी आंखों से बाघिन को उस आदमी को मारते देखा था। उसका जवाब था नहीं। उसने बताया कि जहां वह खड़ा था वहां से वह पेड़ दिखाई ही नहीं देता था। तब मैंने पूछा कि उसे कैसे मालूम हुआ कि वह आदमी मारा गया है। मुखिया ने कहा क्योंकि मैंने उसकी आवाज सुनी थी। आगे पूछने पर उसने बताया कि आदमी ने मदद के लिए पुकारा नहीं था, बस चिल्लाया था। और जब मैंने पूछा कि उसने एक बार चिल्लाया था या कई बार, तो उसने कहा नहीं, 3 बार। फिर मेरी इच्छा पर उसने उस चीख की नकल भी की। वह आवाज उसी तरह की थी, पर बहुत हल्की और कमजोर रूप में, जैसी चीख मैंने पिछली रात सुनी थी। तब मैंने उसे बताया कि मैंने क्या सुना था और पूछा कि क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति गलती से गांव में पहुंच गया हो। मुखिया ने जोर देकर कहा नहीं, ठाक तक केवल 2 रास्ते जाते हैं और उन दोनों रास्तों के सभी गांवों के लोग जानते हैं कि ठाक सुनसान पड़ा है और क्यों पड़ा है। पूरे इलाके में यह प्रसिद्ध था कि दिन के उजाले में भी ठाक के पास जाना खतरनाक है। इसलिए पिछली रात 8 बजे गांव में किसी इंसान के होने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। जब मैंने उससे पूछा कि फिर ऐसे गांव से चीखें कैसे सुनाई दी जहां उसके अनुसार कोई इंसान था ही नहीं, तो उसका जवाब था मैं नहीं जानता। जैसा कि ठाक गांव के मुखिया भी कोई ठोस उत्तर नहीं दे सके, वैसे ही मैं भी उन रहस्यमयी चीखों का अर्थ नहीं निकाल पाया। इसलिए यही मान लेना उचित था कि न तो मैंने, न काकर ने और न ही सांभर ने उन वास्तविक और दर्दनाक चीखों को सुना था जो किसी इंसान की अंतिम पीड़ा से निकली थी। जब मेरे सभी आगंतुक, जिनमें ठाक का मुखिया भी शामिल था, चले गए और मैं नाश्ता कर रहा था, तभी मेरे नौकर ने बताया कि सेम गांव का मुखिया पिछली शाम आया था और संदेश छोड़ गया था। उसकी पत्नी
घास काटते समय उसी झोपड़ी के पास जहां उसकी मां को बाघिन ने मारा था, खून की एक लकीर पर पहुंची थी। उसने संदेश दिया था कि अगली सुबह वह मुझे लधिया नदी के घाट पर इंतजार करेगा। नाश्ते के बाद मैं उस निशान की जांच करने के लिए निकल पड़ा। नदी पार करते समय मैंने 4 लोगों को मेरी ओर दौड़ते हुए आते देखा। जैसे ही मैं किनारे पहुंचा, उन्होंने बताया कि पहाड़ी से नीचे आते समय उन्होंने सेम गांव के ऊपर से बाघ की आवाज सुनी थी, लेकिन पानी के शोर के कारण वह आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच सकी। मैंने उन्हें बताया कि मैं सेम जा रहा हूं और थोड़ी देर बाद चूका लौट आऊंगा और आगे बढ़ गया। मुखिया मुझे अपने घर के पास मिला और उसकी पत्नी मुझे उस जगह ले गई जहां उसने पिछली शाम खून का निशान देखा था। वह निशान थोड़ी दूरी तक खेत के किनारे चला और फिर कुछ बड़े पत्थरों पर चढ़ गया। उन पत्थरों में से एक पर मुझे काकर के बाल मिले। थोड़ी ही दूर आगे बड़े नर तेंदुए के पगमार्क भी दिखाई दिए। इन्हें देख ही रहा था कि अचानक बाघ की दहाड़ सुनाई दी। मैंने साथियों से चुपचाप बैठने को कहा और ध्यान से सुनने लगा ताकि उसकी दिशा का पता लगाया जा सके। कुछ ही देर में आवाज दोबारा आई और फिर हर 2 मिनट में दोहराई जाती रही। यह बाघिन की पुकार थी। मैंने अंदाजा लगाया कि वह ठाक से लगभग 500 गज नीचे गहरी खाई में थी। वही खाई जो आम के पेड़ के नीचे वाले सोते से निकलती है और कुमाया चाक के रास्ते से मिलती है। मैंने मुखिया से कहा कि तेंदुए का इंतजार बाद में किया जाएगा और जितनी तेजी से हो सकता था शिविर की ओर लौट पड़ा। रास्ते में घाट पर वे 4 आदमी भी मिल गए जो मेरी संगति के लिए इंतजार कर रहे थे। शिविर पहुंचते ही मैंने अपने तंबू के चारों ओर भीड़ देखी। दिल्ली से आए आरा चलाने वाले मजदूर, छोटे ठेकेदार, एजेंट, बाबू, टाइम कीपर और वे सब लोग जो लधिया घाटी में सड़क और लकड़ी के ठेकेदार की देखरेख कर रहे थे, वे सब मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि घाटी में काम कर रहे कई पहाड़ी मजदूर उस सुबह ही अपने गांव लौट गए थे और यह भी कि यदि मैं पहले दिसंबर को चूका छोड़ देता हूं जैसा उन्होंने सुना था, तो पूरा मजदूर दल जिसमें वे खुद भी शामिल थे उसी दिन घाटी छोड़ देगा। वे बोले कि अब न तो कोई ढंग से खा पा रहा है और न सो पा रहा है और यह तो निश्चित था कि मेरे जाते ही घाटी में कोई भी रहने की हिम्मत नहीं करेगा। उस समय 29 नवंबर की सुबह थी। मैंने उन्हें समझाया कि अभी मेरे पास 2 दिन और 2 रातें हैं और इस दौरान बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन किसी भी हालत में 1 दिसंबर की सुबह के बाद मेरा वहां रुकना संभव नहीं होगा। अब तक बाघिन ने पुकारना बंद कर दिया था। नौकर ने कुछ खाने को दिया तो मैं ठाक की ओर निकल पड़ा, यह सोचकर कि यदि बाघिन फिर पुकारे और उसकी जगह का पता चल जाए तो उसका पीछा करूंगा, अन्यथा भैंसे के पास बैठकर इंतजार करूंगा। रास्ते में मुझे उसके पग चिन्ह मिले और यह भी दिखा कि वह घाटी में गई है, पर बार बार रुककर सुनने पर भी कोई आवाज न आई। सूरज डूबने से पहले मैंने साथ लाए बिस्किट और चाय समाप्त की और बादाम के पेड़ पर चढ़कर रस्सियों के सहारे बने अस्थाई मचान पर बैठ गया। इस बार मैना पक्षी भी नहीं थे, जिनकी मदद से पिछली शाम मुझे थोड़ी नींद मिल पाई थी। शिकारी का अनुभव है कि यदि बाघ पहले दिन अपने शिकार पर न लौटे तो इसका मतलब यह नहीं कि वह उसे छोड़ चुका है। कई बार बाघ 10वें दिन भी लौटता है, लेकिन इस बार मामला अलग था। यह भैंसा बाघिन का खुद का मारा हुआ शिकार नहीं, बल्कि
मृत पाया गया जानवर था जिस पर उसने बस थोड़ा सा ही भोजन किया था। यदि वह नरभक्षी न होती तो उसके लौटने की संभावना बेहद कम थी, इसलिए इस रात मेरी उम्मीद बहुत कम थी। सूर्यास्त से सूर्योदय तक मैं पेड़ पर बैठा रहा। समय भले ही पिछली रात से कम था, लेकिन तकलीफ कहीं ज्यादा। रस्सियां बदन में चुभ रही थीं और चांद निकलते ही चलने वाली ठंडी हवा ने हड्डियों तक को जमा दिया। पूरी रात जंगल की सामान्य आवाजें तक सुनाई न दी, न ही सांभर और उसका बच्चा गेहूं के खेतों में चरने आए। सुबह होते होते मुझे लगा दूर से बाघ की पुकार आई है, लेकिन आवाज और दिशा का यकीन न हो सका। कैंप लौटकर मैंने देखा नौकर चाय और गर्म पानी से स्नान की तैयारी कर चुका था, पर नहाने से पहले मुझे लोगों की भीड़ से निपटना पड़ा। वे रात के अपने अनुभव बताने उमड़े थे। उनके अनुसार चांद निकलते ही बाघिन चूका के पास पुकारने लगी और कुछ घंटे तक आवाज करती रही। फिर कुमायाचक के मजदूर शिविरों की ओर बढ़ी। वहां के लोग चिल्लाकर उसे भगाने की कोशिश करने लगे, पर शोर से वह और भड़क उठी और शिविरों के सामने ही डटकर खड़ी रही, जब तक कि सब डरकर चुप न हो गए। इसके बाद उसने पूरी रात चूका और शिविरों के बीच घूमकर आतंक फैलाया। लोग हैरान थे कि मैं उससे नहीं टकराया। यह नरभक्षी के शिकार का मेरा आखिरी दिन था। आराम और नींद की सख्त जरूरत के बावजूद मैंने आखिरी कोशिश करने का निश्चय किया। आसपास के गांवों, खास तौर पर टल्ला देश के लोग, जहां मैंने पहले 3 नरभक्षी मारे थे, जोर दे रहे थे कि मैं बकरी पर बैठकर इंतजार करूं। उनका कहना था कि हर पहाड़ी बाघ बकरी खाता है। जब भैंस से किस्मत नहीं खुली तो बकरी क्यों ना आजमाऊं। उनकी बात मानने और उन्हें संतुष्ट करने के लिए मैंने पहले से खरीदी गई 2 बकरियों पर बैठने का निर्णय लिया, भले ही मेरी अपनी उम्मीदें बहुत कम थीं। तो दोस्तों, ये था थाक नरभक्षी की दहला देने वाली कहानी का दूसरा भाग। उम्मीद है आपको यह कहानी रोमांचक लगी होगी। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अपनी प्यारी सी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि अगली कहानियां हम और भी शानदार बना सकें। अंत में अपने और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिएगा। जल्द ही हम फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।